आज हम देखेंगे कि एक हिस्टोग्राम का एक्चुअल एग्जांपल कैसे हम हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे और उससे हम क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं। सो आई विल नॉट गो इनटू द थ्योरी एज इट हैज बीन कवर्ड लास्ट टाइम। सो ये एक एक्चुअली डेटा कलेक्ट किया हुआ है एक प्रोसेस का, जो प्रोसेस है मशीनिंग ऑफ आईडी हो रहा है, इनर डायमीटर, मशीनिंग ऑफ इनर डायमीटर। सो हमने देखा था लास्ट टाइम कि हिस्टोग्राम जब हम प्लॉट करते तो इट इज सजेस्टेड कि एटलीस्ट नंबर ऑफ रीडिंग्स शुड बी मोर देन 75। सो इस केस में जो हमने नंबर ऑफ रीडिंग्स लिए हुए हैं वो है नियर अबाउट 86। ओके, दिस रीडिंग्स ऑल आर इन mm, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस का सेट पॉइंट तो जो था वो था 253 mm। मतलब आईडी जो होना चाहिए वो 253 mm होना चाहिए, दैट इज द सेट पॉइंट। ओके, ये अलग अलग 86 रीडिंग्स यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 251.6, 253, 253.8 एंड ऑल। तो अभी हमको देखना है कि अभी हम इसका हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करेंगे और इससे हम किस टाइप का हिस्टोग्राम हमको मिलता है और इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो सबको अगर याद होगा कि लास्ट टाइम हमने देखा था स्टेप्स टू प्लॉट द हिस्टोग्राम। सो वही स्टेप्स हम रिपीट करेंगे वन बाय वन एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हिस्टोग्राम कैसे निकल के आता है। सो व्हाट इज द स्टेप वन? स्टेप वन हमको देखना है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिए हुए हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू बी इक्वल टू 86। नेक्स्ट स्टेप है मुझे डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने होंगे। अभी क्लास इंटरवल मतलब क्या? तो ये जो आपको बार्स दिख रहे हैं वो कितने होने चाहिए इन अ लेमन्स लैंग्वेज। जैसे कि इस एग्जांपल हिस्टोग्राम में दिखाई दे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसमें क्लास इंटरवल 8 है। हमारे रीडिंग में हमारा जो एग्जांपल लिया हुआ है उसमें कितने होने चाहिए, तो उसके लिए हमको एक फॉर्मूला बताया गया था लास्ट टाइम, जो हमको बताता है कि अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1। सो मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 86। सो अंडर रूट ऑफ 86 प्लस 1 दैट इज कमिंग आउट टू बी 9.27 प्लस 1 दैट इज 10.27। आधा अधूरा नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता। सो आई एम मेकिंग इट अप्रोक्सीमेटेड टू 10। सो मेरे हिस्टोग्राम में कितने बार्स दिखने वाले हैं? तो बेसिकली 10 बार दिखने वाले हैं। करेक्ट? आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि कितने क्लास इंटरवल होने चाहिए। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि जो मेरा क्लास इंटरवल का रेंज है वो कितना होना चाहिए। अगेन इन लेमन्स लैंग्वेज अगर आप इस एग्जांपल में देख रहे हो तो व्हाट इज क्लास इंटरवल? ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 to 10, 11 to 20, 61 to 70। सो हमारे केस में वो एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए, राइट? ये अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे रीडिंग में बेसिकली हमारे जो रीडिंग्स है उसका रेंज क्या है। रेंज क्या होता है? जो हमारे रीडिंग है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो मेरा बेसिकली रेंज होता है। सो मैं मेरे अगर डेटा सेट को देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि मैक्सिमम रीडिंग जो है वो 259.6 है और मिनिमम रीडिंग जो है वो 251.6 है। मैक्सिमम इज 259.6, मिनिमम इज 251.6। सो मेरा रेंज कितना हुआ बताइए? दैट इज मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम रीडिंग, दैट इज कमिंग आउट टू बी 259.6 माइनस 251.6, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये मेरा क्लास इंटरवल का रेंज हुआ। रेंज मतलब मैक्सिमम रीडिंग और मिनिमम रीडिंग का डिफरेंस। अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे सबसे पहले जो हमारा रेंज आइडेंटिफाई हुआ है उसको और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल को हम डिवीजन लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 8 डिवाइडेड बाय 10। 8 कहाँ से आया? 8 मेरा है रेंज। 10 कहाँ से आया? 10 है मेरा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। सो आंसर कम आउट टू बी 0.8। सो आइडियली जो मेरा क्लास इंटरवल है वो 0.8 होना चाहिए। से just for an example 2 to 2.8, right? 2.8 to 3.6, 3.6 to 4.4 and so on. Now the next activity, that is step 5, is basically to identify which will be the first point and which will be the last point of my histogram. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए जो क्लास इंटरवल आया हुआ है that is 0.48, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे and the answer comes out to be 0.4.
राइट। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखिए कि हमने हमारा जो क्लास इंटरवल आया था उसको 2 से डिवाइड किया और जो आंसर आया है वो है 0.4। नाउ वी विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि एग्जैक्टली हमारे अलग अलग क्लासेस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अगले स्टेप में जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो स्टेप हमको करना है, तो मिनिमम रीडिंग माइनस जो रेंज को 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया दैट इज 0.4, वो हम लिखने वाले। सो मेरा रीडिंग था मिनिमम 251.6, उससे मैंने 0.4 सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज कम आउट टू बी 251.2। नाउ आई विल स्टार्ट राइटिंग माय क्लास इंटरवल्स। वो मैं कैसे कर रहा हूँ, वो बेसिकली मैं 0.8 ऐड करते जा रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 251.2 जो कि यहाँ से आया हुआ है प्लस 0.8 एंड दैट फिगर इज कमिंग आउट टू बी 252। उसके बाद वाला इंटरवल क्या आने वाला है मेरा, इसमें मैं 0.8 ऐड करने वाला हूं, दैट इज 252 टू 258.8, 258.2 टू 253.6 एंड सो ऑन। सो मैं क्या कर रहा हूं, हर इंटरवल के लास्ट वाले फिगर में 0.8 दैट इज माय क्लास इंटरवल में ऐड करते जा रहा हूं और मेरे अलग अलग क्लासेस मिल रहे हैं। कहां तक मुझे जाना है, कितने नंबर ऑफ इंटरवल तक जाना है मुझे, ये हमने आइडेंटिफाई किया है 10। ठीक है, सो मैं 10 तक ये एडिशन करते जाऊंगा, 256, 256.8, 257.6, 258.8 एंड द मोमेंट आई रीच टू माय 9th वन, 10th के लिए मैं फिर से मेरा वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें मैं रेंज डिवाइडेड बाय 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए 258.4 टू 258.8, प्लीज रीड इट एज 258.8, गलती से 259 हुआ। सो ये मेरा हो गया लास्ट क्लास जिसको मैं बोलने वाला हूं इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 258.4। सो मेरे रेंजेस कैसे हो गए हैं, the first it will start with less than or equal to 252 and then I will start adding 0.8, 0.8, 0.8, 0.8 till my 10th class comes in and that I will treat it as 258.4. All these readings I will plot it in an Excel और Excel में मैं जब हिस्टोग्राम प्लॉट करूंगा then I will get a figure like this. देखेंगे अभी हम कितने मेरे नंबर ऑफ क्लासेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने थे 10 और मेरा डिफरेंस कितना है क्लास इंटरवल का, दैट इज 0.8। तो आप क्लोजली अगर ऑब्जर्व करोगे 252.2 टू 252.8, 252.8 टू 253.6 एंड सो ऑन। राइट, अभी ये करते समय थोड़ा सा एक्सेल में हमको प्ले अराउंड करना पड़ता है हिस्टोग्राम से, क्योंकि जब कभी भी हम डिफॉल्ट इंसर्ट हिस्टोग्राम करते हैं देन इट ऑटोमेटिकली टेक्स द क्लास इंटरवल ऑन इट्स ओन। सो हमको राइट क्लिक करना पड़ता है एक्सिस पे और फॉर्मेट एक्सिस बोल के आपका मिनिमम पॉइंट क्या है और आपका मैक्सिमम पॉइंट क्या है प्लस आपका जो इंटरवल आया है वो कितना है वो डिफाइन करना पड़ता है। I will show after I explain this particular histogram in Excel वो कैसे करना है, right? So moment I plot my Excel, moment I plot my histogram, it look like this. Now suppose in that particular example जहाँ पे मैं ID मेजर कर रहा हूँ और जिसका ID का सेट पॉइंट है 253 जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, सपोज उसका अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 254 और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 252। इसका मतलब क्या है, सेट पॉइंट है 253, उसको अलाउड है जाने तक 254 ऑन हायर साइड एंड ऑन अ लोअर साइड इट इज अलाउड टू गो अप टू 252। सो इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो बीच वाले सब पॉइंट्स हैं जो मेरे ग्रेटर देन लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और लोअर देन अपर स्पेसिफिकेशन लिमिटेड, दैट इज बेसिकली फॉलिंग इनटू द एक्सेप्टेंस जोन और जो बाकी वाले हैं वो बेसिकली मेरे रिजेक्ट हो रहे हैं। करेक्ट, क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरा स्पेसिफिकेशन लिमिट बोल रहा है कि 252 से कम नहीं होना चाहिए और अपन स्पेसिफिकेशन लिमिट बोल रहा है 254 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सो मेरा हिस्टोग्राम में आइडियली क्या हो रहा है, दिस रेंज इज गेटिंग एक्सेप्टेड व्हाइल दिस इज गेटिंग कंप्लीटली रिजेक्टेड। नाउ एज अ प्रोसेस आई हैव लिटिल बिट कंसर्न क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ माय पॉइंट्स आर गेटिंग रिजेक्टेड सिंस इट इज फॉलिंग बियॉन्ड यूएसएल और बिफोर एलएसएल। राइट, और सेंट्रल डेटा भी कहाँ है, सेंट्रल डेटा इज ऑल्सो वे बियॉन्ड माई सेट पॉइंट।
So this means my histogram is basically far away from my set point. So अभी इस केस में हम क्या करेंगे, मतलब अभी ये हिस्टोग्राम हो गया. नाउ हाउ वी नीड टू यूज इट इज अ बिगर चैलेंज. खाली ये तो पता चल रहा है कि ये प्रोसेस में ठीक है, सेंटर डेटा जो है आउट ऑफ लिमिट जा रहा है, आउट ऑफ रेंज जा रहा है, सेट पॉइंट बहुत अलग है, सेंटर पॉइंट पिक अलग आ रहा है. सो अभी क्या करना चाहिए? तो अभी क्या करना चाहिए, डेफिनेटली अगर मेरा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मेरे रेंज से बाहर जा रहा है तो मुझे शायद ऑफसेट ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो पूरा ग्रे हाईलाइटेड एरिया है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब टुवर्ड्स सेंटर पॉइंट. और ये क्या होगा, इट विल बी स्क्यूड बिटवीन दिस, इट विल बी नॉट स्क्यूड, इट विल बी लिमिटेड विद इन दिस LSL एंड USL. करेक्ट? क्या होगा ऑफसेट ऐड करने से, ये पूरा डेटा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो मेरा सेंटर टेंडेंसी है और जो मेरा सेट पॉइंट है दैट विल आल्सो मैच. आइडियल डेटा तो यही होना चाहिए. इफ यू रिमेम्बर हमारे ऑफलाइन सेशन में डॉक्टर रॉय ने हमको एक एग्जांपल बताया था टीवी मैन्युफैक्चरिंग का, जहाँ पे जो सेंटर टेंडेंसी थी which was related to the resolution of the TV. The manufacturer whose central tendency was lying with the set point, उनका resolution बहुत अच्छा था as compared to the other manufacturer. So वहां पे क्या हो रहा था, जो set point है उधर ही मेरा जो सेंटर है हिस्टोग्राम का वो ज्यादा से ज्यादा मैच हो रहा था. करेक्ट? और क्या हो सकता है, शायद ऑफसेट नहीं तो हमको देखना पड़ेगा कि कुछ इंसर्ट में प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से मेरा ये डेटा शिफ्ट हो रहा है जो आना चाहिए था सेट पॉइंट के ऊपर. राइट? सो दीज आर द ट्रायल एंड एरर. सो अभी मैं जस्ट एन एग्जांपल कि मैं कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ऑफसेट. Again, I will try to get an minimum 75 readings, and I will again plot my histogram, and I will see whether it is getting shifted as per the desired shape of histogram. तो जैसे कि यहाँ पे देखा गया है, ideal will be like this कि यहाँ पे टारगेट है और मेरा central tendency of data भी यहीं पे है, and I am getting a bell shaped curve. ठीक है, स्प्रेड ज्यादा है वैल्यूज का, again it will have more spread from a left hand side and a right hand side, but again the central tendency will be as per the target. Correct? अभी जो हो रहा है ये C वाला डायग्राम हो रहा है. Only thing the target is on this side and more of the data is on this side. So we need to shift this entire histogram towards right in this case. In our case, what we need to do, we need to have the histogram shifted towards left, which is falling in this set point, central tendency falling on the set points. Similarly, this is another example, target way beyond target, central tendency यहाँ पे है. So this is the example that I was talking about कि जो हमारे केस में हो रहा है, central tendency and target में बहुत ज्यादा difference है. We need to shift the location of the central tendency. Again, this is a typical one कि जहाँ पे मेरा histogram lower standard limit और upper standard limit के बीच में आ रहा है. All the data points are getting accepted. Why it is getting accepted? क्योंकि मेरे स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर सब डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं. ये हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि मेरे स्पेसिफिकेशन के अंदर डेटा पॉइंट्स है लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी अलग है. Then also I need to play with some kind of an offset or some kind of an changes with respect to insert change कि क्या impact होने से, क्या वेरिएबल चेंज करने की वजह से मेरा सेंट्रल डेटा मूव हो सकता है. इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में मेरे डेटा पॉइंट्स LSL के बियॉन्ड जा रहे हैं. सो दिस इज बेसिकली गेटिंग रिजेक्टेड. सो द वन पॉइंट विद द हिस्टोग्राम इज क्लियर कि बेसिकली इट गिव्स अस an indication कि where my data points are lying, whether it is in between LSL and USL. If yes, then all the points are getting accepted. There is no rejection as such. But is it matching with the central set point? Is my central tendency matching with the overlying with the central set point of the process? Then it is always good. If it is not matching, again I have to introduce some kind of changes and see how can I maximize the central tendency with respect to target. Correct? I'll just share one Excel sheet with you so that you will be clear कि when I was talking कि Excel में histogram हम plot करते समय क्या क्या care लेना चाहिए. I'll just share my screen again with respect to how it is going. So देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने सब पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, 86 पॉइंट्स जो मेरे डेटा है. Then I have selected that
and went into insert, जो कि यहाँ पे है. I have selected histogram. Moment I select the histogram, some histogram appears like this. So यहाँ पे अभी नहीं देखेंगे. So this is how basically my histogram came out to be looking like this. Onkar, can you please make the scale for y-axis and x-axis same? Otherwise it is looking very flat. The scale for y-axis and the scale for this thing, x-axis, can you make it same? I'll just try this. I'm not sure whether you will be able to do it. I'll just try, sir. Otherwise, you can show it later on. Sir, I'll do it later probably. Yeah, maybe you can demonstrate later on. Yes. Yeah. Otherwise, it is looking flat. Actually, it is not really flat. Yeah, it is not flat actually, but it is looking flat. It is looking flat. Yeah. Fine. So the point I wanted to make over here is to all the participants. ये जो है मुझे ये axis select करना है, x-axis, and I have to say format axis. The moment I say format axis, I get some options under chart. जहाँ पे दिखा गया है by category, automatic, bin width, number of bins, overflow bin and underflow bin. By default, Excel जब histogram plot करता है, वो automatic plot करता है. It takes the values, the overflow bin, underflow bin on its own. But यहाँ पे हमने specifically लिखा हुआ है कि मेरा overflow कब होना चाहिए, मेरा underflow कब होना चाहिए, मेरे number of intervals कितने होने चाहिए. So I will go to the bandwidth, जैसे कि यहाँ पे है. So I have selected it to be 0.8. Then I have selected the number of bins to be 10. Number of bins is nothing but this number of bar that I want to see in my histogram. I'll explain what is my overflow bin, that is equal to 258.48 और underflow bin that is 252.0. ये कहाँ से आया? ये हमारा step 1 से आया, जिसमें हम range को divide by 2 किए और lowest से 0.4 subtract करने के बाद जो value आया, that is basically coming out to be 258.2. और last point जब हम calculate कर रहे थे, that is 10th point, तब भी हमने divided by 2 को add किया highest value में, and then it comes out to be this. So this is the care that we need to take while plotting the histogram in Excel. If you are doing manually, then there is no issue. But आजकल manually कोई करता नहीं, तो histogram में basically Excel में ये care हमको लेनी पड़ती है, right? So I hope you are clear कि ये histogram हम कैसे plot करते हैं. हमको histogram plot करने के बाद उसमें क्या देखना है, ये सबसे important है. दो चीजें देखनी है कि हमारे जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है उसके बाहर हमारे कुछ डेटा पॉइंट जा रहे हैं क्या. दिस मीन्स माय आउटपुट इज बेसिकली गेटिंग रिजेक्टेड. और जो मेरा सेंट्रल टेंडेंसी है और मेरा जो सेट पॉइंट है वो कितने नजदीक है दोनों से. आइडियली होना चाहिए वो जितने नजदीक हो उतना अच्छा है, क्योंकि मेरा जो सेट पॉइंट है वो मैच हो रहा है. अगर नहीं है तो I need to play with my process, maybe changing the offset, maybe looking at the different variables of the processes, और देखना है कि उस हिस्टोग्राम को मैं मेरा जो एक्सपेक्टेशन है उसमें मैं कैसे ला सकता हूँ. आपको कुछ डाउट है इस एग्जांपल में तो प्लीज पूछिएगा. डॉक्टर सर, would you like to add something? No, I think that is absolutely fine, and only thing that the scale should be matching so that you really get the आपको shape जो है histogram का वो पता चले आपको. नहीं तो लगेगा कि बहुत स्प्रेड आउट हो रहा है, नहीं तो बहुत स्टीप हो रहा है, ऐसा नहीं होगा. और दूसरी बात है कि इंटरप्रिटेशन आप बहुत ख्याल कीजिएगा, क्योंकि हिस्टोग्राम एक एनालिटिकल टूल है, तो उसमें आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के संदर्भ में हिस्टोग्राम प्लॉट करने के बाद आप कंक्लूड कीजिए. जैसे हम लोग बोल देते हैं हिस्टोग्राम में कि आप टारगेट और जो आपका प्रोसेस एवरेज है ये दोनों को एक लाइन में लाना चाहिए, लेकिन वो मुश्किल है. इन केस ऑफ लेद मशीन और इन केस ऑफ ईएमसी सीएनसी इट इज इजियर. लेकिन मानिए कि आपका जो वैल्यू है वो ओमिक वैल्यू है, रेजिस्टेंस या तो कैपेसिटेंस है आपका वैल्यू, या तो ऐसा कुछ फैक्टर है जिसको उतना आसानी से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. तो उसके लिए थोड़ा सा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के बदौलत हम लोग उसको कर सकते हैं.
जो मैं कोशिश करूंगा लास्ट जो सेशन है उसमें कुछ आइडिया देने के लिए, उसमें सिग्नल फैक्टर, नॉइस फैक्टर को समझना होगा। थैंक यू वेरी मच।